जी स्टूडेंट्स, तो ये जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने लगे हैं, इसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने बेसिक थ्योरी देखनी है कि बेसिक थ्योरी क्या है। उसमें ये है कि आपके पास कोई ना कोई न्यूक्लियस होता है, कोई भी न्यूक्लियस ले लें। ठीक है, कोई भी आपके पास न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस का इट्स सेल्फ एक छोटा सा जो है वो टाइनी मैग्नेटिक सिस्टम होगा। वो किस तरह से कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्वेशन से थोड़ा सा टाइनी करंट पैदा होता है। आपको पता है जहाँ करंट पैदा होता है वहीं पे उसका मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है। तो जितने भी टाइनी न्यूक्लाई हैं हमारे, उन सब का अपना अपना थोड़ा थोड़ा क्या होगा, मैग्नेटिक जो है वो भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ उनका थोड़ा सा क्या होगा, मैग्नेटिज्म जिसको हम बोलते हैं, मैग्नेटिज्म जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है मेन, इसको समझना है कि हमारे पास अब जाहिर सी बात है, अगर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं तो उसके 3 आइसोटॉप्स मौजूद होते हैं। एक को प्रोटियम कहते हैं, एक को ड्यूट्रियम कहते हैं, एक को ट्राइटियम कहते हैं। इस तरह कार्बन के भी 2 आइसोटॉप्स हैं, जैसे कि कार्बन 12 वाला एक आइसोटॉप हो गया, एक कार्बन 13 वाला आइसोटॉप हो गया। अब नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन 714 वाला भी हो जाता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के आइसोटॉप 15 वाला भी हो जाता है। तो ये देखो ना, अब इसका मैग्नेटिक जो क्रिएट हो रहा है, या मैग्नेटिज्म जिसका बोल लें, मैग्नेटिक फील्ड बोल लें या मैग्नेटिज्म बोल लें, दोनों एक ही चीज़ होंगे। अगर इसका जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो और होगा, इसका और होगा। इसी तरह इन दोनों का भी डिफरेंट होगा, इन दोनों का भी डिफरेंट होगा। देखो ये मैंने कैसे एज्यूम कर लिया कि इसका मैग्नेटिज्म जो है वो इसके मैग्नेटिज्म से डिफरेंट होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो है आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, इसलिए कि जिसमें हमने देखना है कि किस तरह से किसी भी न्यूक्लियस का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि हर न्यूक्लाई जो होते हैं उनका टाइनी मैग्नेटिज्म होता है, जो कि उसके इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्वेशन से होता है, रिवॉल्वमेंट से होता है, मूवमेंट से होता है। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहे हैं और राउंड शेप में भी घूम रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखना है कि देखिए हमारे पास कुछ इस तरह के होते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा हो गया। यहाँ देखें, यहाँ ये क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास हम लिखते हैं ऊपर। अब देखो ये एक एग्जांपल, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। अब देखो ये यहाँ पर एटॉमिक नंबर इनका दोनों का क्या है, ऑड है, लेकिन मास नंबर इनका दोनों का डिफरेंट है। इसका ऑड है, इसका क्या है, इवन है। तो अब ये इस डिफरेंस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखें कि अब ये टेबल आपने देखना है कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर है, ठीक है, फिर उसके बाद है मास नंबर है, फिर उसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर, और ये इनकी साथ में यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की गई है। एटॉमिक नंबर जो है इवन, अगर इवन है, ठीक है, और मास नंबर भी क्या है, इवन है। अब देखो इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स बताई हुई हैं, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ये देखो ये कार्बन का ये वाला आइसोटोप जो मैंने अभी आपको बताया था, यू कैन सी हियर। ओके, अच्छा, उसके बाद देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कितनी शो करेगी, 0 शो करेंगे, ये 0 करेंगे, ये 0 करेंगे। तो याद रखना है आपने, जब दोनों ही इवन हो, एटॉमिक नंबर भी, ये जिसको आप यहाँ पर नीचे लिखते हैं वो, और जो चीज़ आप ऊपर लिखते हैं मास नंबर, दोनों ही अगर 0 होंगे तो क्या होगा, सॉरी इवन होंगे तो उनकी जो स्पिन होगी वो 0 होगी। ओके, अब यहाँ देखो एटॉमिक नंबर अगर ऑड है और मास नंबर इवन है तो क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई इंटीगर लाजमी होगा। मतलब या तो उसकी स्पिन 1 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, यानी कोई ना कोई प्रॉपर पूरा वाला इंटीजर उसके साथ लाजमी लिखेंगे उसकी हम स्पिन क्वांटम नंबर में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, अब इवन या ऑड हो, लेकिन मास नंबर उसका 100% ऑड होना चाहिए। ये देखो ऊपर वाली वैल्यू इसकी क्या होगी, ऑड होगी। 100% हमने क्या रखनी है, ऑड रखनी है, लेकिन नीचे वाली इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। इस तरह की सारी जो एग्जांपल्स हैं उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो या तो फिर क्या होगा, पॉइंट्स में होगा, हाफ इंटीजर होगा। मतलब या तो वो हाफ है, या वो थर्ड हाफ है, या फोर्थ हाफ है, तो इस तरह से होगा। तो आपने ये टेबल याद रखना है कि जब दोनों ही इवन हो
तो 0 जब अगर आपका एटॉमिक नंबर ऑड हो और मैथ नंबर इवन हो तो कोई फुल इंटीगर होगा। अगर नीचे वाला इवन या ऑड है लेकिन मैथ नंबर ऑड है तो आपकी जो वैल्यू होगी स्पिन क्वांटम नंबर की वो हाफ होगी या हाफ इंटीगर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, इन सारी चीज़ों में से सिर्फ और सिर्फ आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कसिंग करेंगे प्रोटॉन NMR, कार्बन 13 NMR। ठीक है, ये क्यों हम डिस्कस करेंगे, छोटी सी रीज़न मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये टेक्स्ट जो है वो आप ये वाला जो टेक्स्ट सारा का सारा आप लोगों ने खुद पढ़ना है। ठीक है, जो मेन बातें हैं वो मैं बता रही हूँ और सारा कुछ इसके अंदर वो लिखा भी हुआ है। अच्छा, इन दोनों में से आप इन सब में से यही दोनों क्यों चूज़ किए जाते हैं ये तो डिस्कस ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए ना, एक अब वो प्रिंसिपल आपने देखा होगा, पॉलीएक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा होगा, उसने कहा था कि एक जो सब ऑर्बिटल है उसमें तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज होगी, एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अगर इसका क्लॉकवाइज है तो उसका जो है वो प्लस हाफ आ गया है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका माइनस हाफ आ गया है। अगर दोनों को हम इनका नेट सम करें तो दोनों कट जाएंगे ना। तो इसीलिए जो आपके ये ऊपर वाली वैल्यूज़ है इनमें जो स्पिन आती है वो 0 आ जाती है। लेकिन अब देखें, अब यहाँ पे ये डिसबैलेंस हो गए ना। अब देखो मैथ नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन भी होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो मतलब इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इनके नंबर से डिफरेंट है। तो देखो अगर कैंसिल आउट कुछ का हाफ पॉजिटिव होगा, कुछ का हाफ नेगेटिव होगा, तो उन दोनों को ऐड अप करेंगे ना कोई हमारे पास वैल्यू आएगी और वो क्या होगी, फुल इंटीगर में होगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी वैल्यू आएगी ना, इस तरह सम अप करके, जो मैंने यहाँ पे सम अप किया है इस तरह से, तो उनकी वैल्यू जाएगी वो हाफ इंटीगर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ इंटीगर आपने याद रखनी है और इसमें हम डिस्कस करेंगे जस्ट हाइड्रोजन को और कार्बन 13 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पे एक मेन फैक्टर है वो आपने डिस्कस करना है कि जब हम बात करते हैं किसी भी न्यूक्लियस की, तो हर न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर होता है और इसी तरह हर इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन क्वांटम नंबर होता है। जो अगर हम इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिटल में मौजूद है, फॉर एग्जांपल आप 1s की बात कर लें, हाइड्रोजन के लिए बात कर लें कि उसकी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर मौजूद है, 1s के अंदर मौजूद है। अब इस इलेक्ट्रॉन की इटसेल्फ भी एक स्पिन है। ठीक है, अगर हम खाली इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम स्पिन की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्वांटम नंबर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे क्वांटम नंबर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस से। और इसी तरह यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर, हाँ लाइट है यहाँ पे नहीं है, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ आ न्यूक्लियस, और इसको हम आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, पूरे न्यूक्लियस की अगर हम जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है उनको मिला के अगर आप उसकी जो है वो क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो उसको हम आई से डिनोट करेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसको हम एस से डिनोट करेंगे। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, अच्छा ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे ड्यूटेरियम की बात कर लेते हैं कि ये आपको एक इंटीजर क्यों देता है। देखें, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, माइट बी हैव अ स्पिन ऑफ आइदर 1 और 0। अच्छा, 1 कैसे होगा, 1 दो ही पॉसिबिलिटी है कि उसके पास एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, अब एक जो है वो पॉजिटिव हाफ शो कर सकता है, ठीक है, और दूसरा भी पॉजिटिव हाफ शो कर सकता है। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 1 आता है। ये तो है केस 1। दूसरा केस क्या है, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ शो करे तो हमारा केस बनता है 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो, ये भी तो एक इंटीजर है ना, पूरी वैल्यू है, ये भी एक पूरी वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास इसके सिर्फ 2 केस आते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डी के साथ 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इस टेक्स्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि एन आइसोटोप हाइड्रोजन कंटेनिंग आप 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन माइट हैव अ स्पिन आइदर 1 or 0 depending on the whether the spin of the proton and neutron are parallel or anti-parallel। अगर वो दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं दोनों, तो वो ऐड हो जाएंगे। अगर एक पैरेलल एंटी पैरेलल हो गए दोनों एक दूसरे के, तो क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा ना, एक पॉजिटिव हाफ होगा और एक नेगेटिव हाफ होगा। दोनों को हम एक दूसरे की तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ये सिर्फ आपने फिर निकालने नहीं है सारे, बस आपने ये चंद जो है वो याद कर लेने हैं। ठीक है, अगर निकालने बैठ जाओगे फिर आपको देर लगेगी, सिर्फ आपने हिंट के तौर पे इनको याद रखना है।
दैट्स इट। उसके बाद देखें यहाँ पे एक और एग्जांपल डिस्कस की गई है हीलियम की। आप देख लें, अब हीलियम में 2 प्रोटॉन है, 2 ही न्यूट्रॉन है। अब देखो, अब 2 ही पॉसिबिलिटी इसकी होंगी, 2 ही पॉसिबिलिटी उसकी होंगी, तो हर एक की यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, देखो, अब देखो ये अगर ऑपोजिट रख रहे हैं और कुछ पैरेलल रख रहे हैं, तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर इस पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों की ही क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। देखो 2 ही है ना दोनों। अब देखें, मैं बात करती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरे वाला एक इस तरह से, वो एक इस तरह से, जाहिर सी बात है 4 ही वो है। तो अब यहाँ पे अगर हम उनकी चेक काउंट करें, इसकी भी 0 हो जाएगी, इसको भी 0 हो जाएगी, तो दोनों को हम सम करेंगे तो आंसर आपका 0 ही होगा ना। तो इस तरह से बात की गई है कि इनकी सम क्यों है। आप देख सकते हैं 2 ही न्यूट्रॉन है, 2 ही इसके अंदर जो है वो प्रोटॉन है, दोनों की जो स्पिन होगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं करेगी तो वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे जो है वो रह पाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए भी तो उनको न्यूट्रल होना चाहिए ना, तो वो न्यूट्रल होंगे तो वो इस फॉर्म में रहेंगे। सो न्यूट्रल का मतलब यही है कि 0। ओके, तो इनकी सबकी क्या आएगी 0, और इनकी क्या आएगी इंटीगर, और इनकी क्या आएगी हाफ इंटीगर। ये आपने याद कर लेनी है, इनको निकालने नहीं बैठ जाना, टाइम लग जाएगा। ओके तो देखो, मैंने जो बात की थी कि हर एक न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का, वो एक टाइनी बार मैग्नेट के तौर पर रोल प्ले करता है। अब ये देखें, ये किसी भी एक जो है वो चार्ज है, ये न्यूक्लाई समझ लें। अब ये देखो, ये स्पिन मोशन शो करता है। क्या वर्ड मैं बोल रही हूँ स्पिन मोशन। स्पिन मोशन क्या होती है, वो ये होती है कि जो अपने एक्सिस के गिर्द रहे और उसके इर्द गिर्द एक राउंड शेप में सर्कल लगाए। जैसे कि हमारी जो है अर्थ है, ठीक है, और ये सन है। अब ये देखें डिफरेंट यहाँ पे ऑर्बिट है, जिनमें जो है वो डिफरेंट स्टार्स, प्लैनेट्स जो है जो है मूव करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, मार्स हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, वेनस हो गया, फिर अर्थ हो गई, फिर जैसे कि जुपिटर हो गया, नेपच्यून हो गया, वेनस हो गया। ये सारे तरतीब में क्या है, खुद भी घूम रहे हैं और जो है अर्थ के गिर्द भी घूम रहे हैं। अब जो अर्थ, हम कहते हैं ना कि अर्थ की जो मोशन होती है वो स्पिन मोशन होती है। उसमें क्या है कि वो खुद भी घूम रही है और सूरज के गिर्द भी घूम रही है, ठीक है। तो इस तरह 2 मोशन एट अ टाइम जो है वो जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, इस तरह की मोशन को कहते हैं स्पिन मोशन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस का अगर हम डिस्कस करें, तो वो भी स्पिन मोशन शो करते हुए अपनी रिवॉल्वमेंट कंप्लीट करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको समझाना चाह रही थी एक्चुअली स्पिन के बारे में, लेकिन ये आप लोग अच्छे से जानते हो, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो इसको। अच्छा, अब देखें मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। जहाँ कहीं भी करंट होता है तो वहाँ पे उसका मैग्नेटिज्म होता है, और वो राउंड शेप में होता है, ठीक है। अगर करंट इस ऐसे से जा रहा है ना, तो उसका मैग्नेटिज्म ऐसे होगा। आपने फिजिक्स में एक डायग्राम पढ़ी होगी कि जिसमें एक रॉड होता है, उसके ऊपर हम जो है वो क्या है ये, सॉरी टू से, हाँ जी, वायर होती है। आप वायर को इसको रैप कर देते हो और इसको फिर आप एक बैटरी के साथ जोड़ देते हो, जिससे क्या होता है कि करंट जो है वो इंटरनल साइड से पास आउट होता है और मैग्नेटिज्म जो होता है वो उसके आउटसाइड से पास आउट होता है। तो बताने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिज्म होता है वो राउंड शेप में होता है, और जो करंट होता है वो स्ट्रेट साइड पे जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से समझ आ गए होंगे। अब ये देखें कि ये एक टाइनी वो है न्यूक्लियस है जो कि अपना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। ये इसकी डायरेक्शन आपको बताई जा रही है। ओके, अच्छा, अब ये हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे अब जो हमने न्यूक्लियाई चूज़ किए हैं, जो कि है कार्बन और 13 NMR, और दूसरा क्या है, प्रोटॉन NMR। अच्छा, सबसे पहले हम प्रोटॉन को विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम कोई जो है आर्टिफिशियल उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं। पहले हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि अगर हम उसको कोई आर्टिफिशियल हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दें तब उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, या उसके जो मैग्नेटिज्म को जो प्रोड्यूस हुआ था, या जो उसके टाइनी मैग्नेट बार हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। 2 बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ देख लें। ओके, देखिए मैं आपको पेज पे समझाती हूँ। देखिए,
आप देखें फॉर एग्जांपल जाहिर सी बात है आपके पास प्रोटॉन है तो बहुत ज़्यादा प्रोटॉन होंगे और ये देखें बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो H के एटम यहाँ पर मौजूद होंगे, हर एक का अपना अपना जो है वो टाइनी मैग्नेट बार होगा। अब हम इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि ये देखो ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये मैंने रैंडम सी डायग्राम बना दी, ठीक है। ये है उनका रियल न्यूक्लियस टाइनी मैग्नेट बार। फॉर एग्जांपल नाउ आई एम डिस्कसिंग हियर प्रोटॉन NMR, ठीक है, प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। अब मैं प्रोटॉन को डिस्कस कर रही हूँ, तो ये सारे के सारे जो न्यूक्लाई मैंने यहाँ पे बनाए हैं मैग्नेट बार, ये किसके हैं? प्रोटॉन के हैं। ओके, तो यहाँ पे कैसे मुझे पता चला कि ये इसका है? तो यहाँ मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि हर जो एक न्यूक्लियस है वो इटसेल्फ अपना जो है मैग्नेटिज्म शो करेगा, जिसको आप म्यू से शो करते हो, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको आप बोलते हो। ओके, इसमें इसका नॉर्थ पोल होगा, इसका साउथ पोल होगा, इसलिए इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, जिसमें आप एक पॉजिटिव पोल होता है और एक इसका नेगेटिव पोल होता है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आप किस तरह से बता सकते हैं कि अगर किसी भी एटम की, हाँ जी, तो इस पे देखें कि स्पिन क्वांटम नंबर मालूम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं उसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन मालूम करने के लिए, क्योंकि अभी हमें नहीं पता। मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किए थे, ये हैपहैज़र्ड मैनर में कोई इस तरफ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन कोई ऊपर की तरफ है, कोई नीचे की तरफ है, ऐसे है ना। तो ये मैंने बनाए थे, ये क्या है? उनका मैग्नेटिक मोमेंट है, ये इन द एब्सेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये अभी हमने इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, ये उसका एक आइडियल बिहेवियर कह लें किसी भी न्यूक्लाई का। फॉर एग्जांपल नाउ मैं इसको लेबल कर देती हूँ हाइड्रोजन के साथ, मतलब प्रोटॉन नंबर के साथ, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे टाइनी मैग्नेटिज्म किसके हो गए? प्रोटॉन के हो गए। मैं सिर्फ आपको बताने लगी थी यहाँ पे ये कि स्पिन क्वांटम नंबर को हम यूज़ करते हैं पॉसिबल ओरिएंटेशन बताने के लिए, जिसका फार्मूला है 2I+1। अब ये I जो है इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब I आपको बताएगा कि न्यूक्लियस के कितने स्पिन हैं, उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आप उसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन बता सकते हो कि वो कितनी साइड में ओरिएंटेड होगा। मतलब अगर 3 है तो 3 होंगी, एक पैरेलल होगी, एक एंटी पैरेलल होगी, एक परपेंडिकुलर होगी। अगर 2 निकलती हैं तो एक पैरेलल होगी, एक एंटी पैरेलल होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बताने के काबिल हो जाते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, अब ये मैंने 1/2 कहाँ से लिया? तो मैंने आपको कहा भी था कि आपने ये याद करनी है, ठीक है। ये देखो ये हाफ है, मैं आपको इसका भी लेके दिखाती हूँ, कार्बन 13 का भी लेके दिखाती हूँ, और बाकी जो है आप नाइट्रोजन का भी लेके देख सकते हैं, ठीक है, इसका भी लेके देख सकते हैं। तो ये 2 मैं कर रही हूँ। ये आप देखें हाफ है, इसकी वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। इसको आपने यहाँ पे पुट करना है, देखें मैं पुट कर रही हूँ 1/2 ओके एंड 1। तो ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2। तो मतलब जब मैं प्रोटॉन को डिस्कस करूँगी तो इसके स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? हाफ है। तो इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन आपके पास 2 आएंगी, ठीक है। अब देखो हाफ ही किस किस का था? हाफ नाइट्रोजन का भी था, ठीक है, 15 वाले का, और कार्बन 13 वाले का भी हाफ है। तो जिन जिन की हाफ है उन सब की पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी आएगी? 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन आ रही है, ठीक है। पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी आएगी? 2 आएगी। अच्छा, अब एक और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कंपाउंड डिस्कस करती हूँ जिसकी 0 वैल्यू थी, तो जब मैं 0 पुट करूँगी 2 0 + 1 तो क्या होगी? 2 0 में से अगर माइनस कर दूँ, सॉरी मल्टीप्लाई करूँ तो 0 और क्या होगा? 1। तो इसकी एक ओरिएंटेशन होगी। तो एक ओरिएंटेशन तो जो है उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर ही उसका 0 है, तो उसकी ओरिएंटेशन तो एक ही होगी, जाहिर सी बात है। वो एक साइड एक ही डायरेक्शन में पड़े होंगे, जिसमें उसकी मूवमेंट होगी उसी में ही कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, तो उसके अलावा अगर मैं हाफ यहाँ पर ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल बोरॉन ले लेती हूँ, जिसकी क्या वैल्यू थी यहाँ से देख लें, 3/2, ठीक है। अब हम बोरॉन को डिस्कस करें। इसी फार्मूले में 3/2 को आप पुट करेंगी, ओके, एंड देन माइनस करेंगी ये वाला फार्मूला, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 में से जो है 1 जाएगा तो कितना आएगा? 2। तो देखें इसकी भी कितनी ओरिएंटेशन है? 2 है। अच्छा, इसके अलावा अगर कहीं पे आपका जवाब आ जाता है 3 आ जाता है, तो 3 में एक देखो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके पैरेलल, एक उसके एंटी पैरेलल और एक उसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। 3 बातें। एक क्या मैंने बोला? मैंने बोला पैरेलल। दूसरा मैंने क्या बोला?
एंटी पैरेलल, और तीसरी क्या बोला, उस जो मैग्नेटिक फील्ड हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो उसके परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, नज़र आ रहा होगा हाथ मेरा, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस साइड में डायरेक्शन है। अब ये इस तरह से होगी, ये ऐसे, ठीक है, ये देखो ये इस तरह से होगी परपेंडिकुलर, एक उसके पैरेलल, एक उसके ऐसे एंटी पैरेलल, और एक उसके परपेंडिकुलर। ये 3 डायरेक्शन भी पॉसिबल हो सकती है। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, अब हम इन सबको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ आ जाएंगे, प्रोटॉन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, या हम आ जाएंगे कार्बन 13 की तरफ। हमने डिस्कस करने हैं सिर्फ ये 2 चीज़ें, ओके, प्रोटॉन NMR और कार्बन 13 NMR, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये दोनों ही कितनी ओरिएंटेशन शो करेंगे, आपको 2 करते हैं, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। अभी हमने कहा था कि जब 2 होंगी तो एक को हम पैरेलल कहेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, और एक एंटी पैरेलल कहेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। अब देखो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाई थी, इसको मैं दोबारा से बना रही हूँ कि ये आप नज़र आ रहा होगा आपको। एक मिनट मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। ये हैप्पैज़ार्ड मैनर में टाइनी मैग्नेट पड़े हैं आपके न्यूक्लियस के। सपोज ये कार्बन 13 है या प्रोटॉन है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अब क्या है, अब इसके ऊपर आपने हाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर दिया है, हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जिसको आप H0 से डिनोट कर रहे हो। जब ये इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये अपने आप को 2 फॉर्म में अरेंज करता है। एक को हम कहेंगे अल्फ़ा, एक को हम कहेंगे बीटा, ठीक है, सॉरी, यहाँ होगी बीटा और यहाँ होगी अल्फ़ा। तो ये कौन से, इनको कहेंगे बीटा स्पिन, क्योंकि ये इन्होंने बीटा स्पिन शो किया है। इन्होंने क्या शो किया है, अल्फ़ा स्पिन शो किया है। तो देखें, अब ये जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं करते तो ये यहाँ पे मौजूद थे। इन दोनों की जो एनर्जी है वो बिल्कुल सेम है, एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं है। इसकी एनर्जी जो है या इसकी जो एनर्जी है वो दोनों की सेम है। अगर फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का, अगर हम इनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो इन दोनों की एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये दोनों सेपरेट तब हुए जब मैंने इनके ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किया, तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। सेपरेट कैसे हो गए, कुछ जो है वो उसके अलाइंग हो गए हैं, ये देखो ये उसके अलाइंग हो गए हैं, पैरेलल डायरेक्शन में थे। अब और कुछ जो है वो उसके अलाइंग नहीं हुए हैं, वो क्या है, वो एंटी पैरेलल साइड पे चले गए, ठीक है। ये है, देखो ये है एंटी पैरेलल साइड पे, इसको मैंने ये लिख दिया एंटी पैरेलल। अच्छा, अब क्या होता है कि देखें, अब इनके दरमियान एक एनर्जी गैप आ गया जिसको हम डेल्टा ई कहते हैं। क्या है, अब इनके दरमियान एनर्जी गैप कब आया, जब आपने इनके ऊपर हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो इनके अंदर अब एक छोटा सा एनर्जी गैप आ जाता है जो कि डेल्टा ई से आप यहाँ पे डिनोट कर रहे हो। अब इसको मज़ीद जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे बच्चों, तो क्या होगा, अल्फ़ा स्पिन जो ये वाली है ये इन्वर्ट, देखो इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में, पहले तो इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी और फिर ये यहाँ से मतलब फ्लिप करेगा, फ्लिप करने के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखें यहाँ पे ये अल्फ़ा स्पिन जो है ये अपने आप को फ्लिप करते हुए जब फ्लिप कर लेगा तो उसका मतलब क्या हुआ, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलाइंग हो गया। अब देखो दोबारा समझा रही हूँ आप लोगों को, ये देखें कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस के जो है मैग्नेटिज्म यहाँ पे पड़ा है जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में है। उनकी एनर्जी जो है दोनों की, एक कुछ अल्फ़ा स्पिन शो कर रहे हैं, कुछ बीटा स्पिन शो कर रहे हैं। जैसे ही आपने उसके ऊपर हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसने अपने आप को उनके साथ अलाइंग कर लिया है। कुछ ने अलाइंग कर लिया और कुछ ने अलाइंग नहीं किया। जो अपने आप को अलाइंग करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा स्पिन। जो अलाइंग नहीं करेंगे उसको आप कहेंगे बीटा स्पिन। अब अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर अप्लाई रखते हो तो क्या होगा, अल्फ़ा स्पिन फ्लिप होके बीटा स्पिन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही जो कन्वर्ट होगी, जिस वैल्यू को वो यूज़ करके कन्वर्ट होगी, तो उस वैल्यू से हम बताएंगे कि कितने जो है आपके प्रोटॉन वो फ्लिप शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उससे हमें पता चलता है कि कितने प्रोटॉन एक्टिव हैं या नहीं है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखें कि ये फिर कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर फ्लिप करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। अब जो डेल्टा ई जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा ई बराबर होती है एच म्यू के, ठीक है। अब यहाँ पे जो म्यू है वो बराबर होता है यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सेंसिटिविटी ऑफ अ न्यूक्लियस इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंसिटिविटी को बता रहा है, ठीक है। और ये H0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय
2 पाई, तो ये किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी। अब इसी वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगी तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सिग्मा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। ये देखो, ये तो मेन इक्वेशन जो आप सबको पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेंसिटिविटी कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस मैग्नेटिज्म और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और 2 पाई पे डिपेंड कर रही है, 2 पाई के इन्वर्सली। और डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रही है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्ट कर रही है। सो इसका मतलब ये वो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करोगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी का गैप आएगा। उसको समझने के लिए डायग्राम भी है, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसका यूनिट क्या है, गॉज में है। यहाँ पे देखो 2300 500, यहाँ पे गॉजियन जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पावर दी गई है, यहाँ पे उसको डबल कर लें, 23,500 में दोबारा 23,500 जमा करो तो वो 47,000 बन जाता है। ठीक है, तो देखो उनमें डिफरेंस डेल्टा ई का कितना डिफरेंस आया है, 100 मेगाहर्ट्ज़। लेकिन जब इसको आप डबल कर देते हो मैग्नेटिक फील्ड को तो देखो डिफरेंस कितना आया है, 200 मेगाहर्ट्ज़। देखो अल्फा स्पिन और ये बीटा स्पिन, ये एक्चुअली इसी डायग्राम को खोल के बना दिया। यानी अगर मैं ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगी तो ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे ये 100 था, यहाँ पे 20 था, तो यहाँ पे वो 100 बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 1000 बन जाएगा, या यहाँ पर 100 है तो यहाँ पे 200 बन जाएगा। देखो ना, यहाँ पे था 2300 500 और यहाँ था वो 47,000, तो यहाँ मतलब उसका डबल किया है। तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 100, क्या था यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 मेगाहर्ट्ज़। तो ये क्लियर डायग्राम देख लो, ये देखो, सही है, समझ आ रही है। इसको आप रोक के अब देख लीजिएगा, समझ लेना, जो मैंने पॉइंट समझाया है इसको देख के अच्छे से आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि जो सेंसिटिविटी वहाँ पे मैंने यूज़ की थी, कि मैंने कहा था कि ये सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसी भी न्यूक्लियस के मैग्नेटिज्म का, तो वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2 पाई mu डिवाइडेड बाय HI। अब देखो ये म्यू जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब अब ये देखो ना, सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक मोमेंट के डिपेंड कर रही है। ठीक है, एक्चुअली ये देखो बाकी सारे कांस्टेंट हैं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये I उसकी, और क्या है, और दूसरी क्या है यहाँ पे उनका स्पिन क्वांटम नंबर, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक म्यू पे और एक आई पे डिपेंड कर रही है। आई है स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मतलब ये हुआ कि जो ये मैग्नेटो गायरिक रेशो जो है, मैग्नेटिक गायरो इज़ अ रेशो बिटवीन डायपोल मोमेंट, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक गायरिक रेशो बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करिए, ये सिर्फ आपने याद रखना है, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करिए। ये इस तरह का MCQs आएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इस तरह का MCQs आएगा कि मैग्नेटिक गायरो रेशो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, इनकी रेशो पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, तो अब देखें कि ये पिछली क्वेश्चन को यूज़ करके डेल्टा ई का डिफरेंस भी बताया हुआ है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल खुद ही वैल्यूज़ दी हुई हैं, बस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है और दैट्स इट। ठीक है, ये आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स आपके पास मौजूद हैं। अगर कहीं से ये वीडियो ब्लर भी हो रही हो तो आप अपनी बुक खोल के देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये मैं खुद ही मोबाइल पकड़ रही हूँ और खुद ही बना रही हूँ, सो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखें जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब स्पिन फ्लिपिंग की बात की जो मैं पीछे कर चुकी हूँ कि अल्फ़ा स्पिन कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है जो कि फिर वो फ्लिप कर जाएंगी। देखिए, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी बताया हुआ है कि कुछ भी बता सकते हैं कि कोई भी स्पिन जो है वो फ्लिप कर सकती है दूसरी स्पिन में बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये देखें, द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द लोअर एनर्जी अल्फा स्पिन स्टेट टू द हायर एनर्जी बीटा स्पिन स्टेट may be induced by absorption of electromagnetic radiation by appropriate frequency from the radio wave region such that MUV is equal to the energy difference। डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा अगर वो उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो फ्लिप हो जाएगा। ये देखो, डेल्टा ई बिटवीन टू स्पिन स्टेट
द ट्रांजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस फ्रॉम अल्फा स्पिन टू बीटा स्पिन इज कॉल्ड द स्पिन फ्लिपिंग। ये आपने डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे कि ये कुछ ऑनलाइन लेक्चर जो है वो आपके जाएंगे इस चैप्टर के, और हम क्लास में जो पढ़ेंगे वो हम जो प्रीवियस IR वाला चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद जो जहाँ तक हमारा ये ख़त्म हो जाएगा या चल रहा होगा तो वहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास में जब हम आएंगे तो रिगार्डिंग दिस जो है दिस लेक्चर आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन जो दूसरा लेक्चर होगा क्लास में वो हम IR डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स उसके रह गए हैं तो वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे फिर इसकी तरफ आ जाएंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे आपने एक प्रिसिशन समझनी है कि प्रिसिशन क्या होती है। प्रिसिशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक लट्टू लिया है, आप एक लट्टू को लेके ऐसे घुमाते हो ना, तो वो पहले खुद घूम भी रहा होता है और खुद एक राउंड भी कंप्लीट कर रहा होता है। किसी के घर में बच्चों के पास एक स्पिनर होता है आजकल, वो भी देख लेना, उसको घुमा के देखोगे ना, जो उसको घुमाएंगे लट्टू को ऊपर से तो वो घूम भी रहा होता है और एक सर्कल भी कंप्लीट कर रहा होता है एक सर्कल भी कंप्लीट कर रहा होता है, खुद भी अपनी एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा होता है। तो एक्चुअली जो प्रिसिशनल मोशन होती है ना, तो वो एक प्रिसिशनल ऑर्बिट बनाते हुए एक मोशन शो करता है जिसको आप प्रिसिशन कहते हैं। जैसे कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में किया तो उसके देखो यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि अब वो जब वो मूव कर रहा है तो वो एक राउंड भी कंप्लीट करेगा। जब वो एक राउंड कंप्लीट करेगा, अगर हम उसको एक सर्कल बना लें तो उसके साथ जोड़ दें तो ये उसका क्या कहलाएगा, ये उसका कहेगा प्रिसिशनल ऑर्बिट कहलाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक जो गायरोस्कोपिक मोशन को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे जो है एक प्रिसिशनल ऑर्बिट बनता है, और इस पूरे वाले प्रोसेस को, इस सारे वाले कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, प्रिसिशन कहेंगे। दोबारा से समझा रही हूँ, इसको दोबारा से देख लें एक दफ़ा कि ये आपकी मैग्नेटिज्म जो है ना, न्यूक्लाई टाइनी, वो ऐसे पड़े हैं, ठीक है। आपने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लें इस डायरेक्शन में कर रहा है, राउंड है, ठीक है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपके ये टाइनी मैग्नेट बार है वो कुछ इसके अलाइंग हो गए उनको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो उसके अलाइंग, उसके जिस डायरेक्शन में अब ये खुद इसकी मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक बार जो मूव कर रही है डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वो मूव करेंगे। हमने डिस्कस उनको करना है जो उसके डिसअलाइंग है, ठीक है, जो उसके वो अलाइंग नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब हम मैग्नेटिज्म को बरकरार रखेंगे, हम उसको कॉन्टिन्यूसली हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो डिसअलाइंग है वो उनको भी अलाइंग करेगा। किस तरह से, अब देखो वो इनको अपनी डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगा। जैसे कि देखिए कोई भेड़ या बकरियां चराने वाला क्या करता है, वो सबको एक ही डायरेक्शन में जो है वो हाँक रहा होता है, तो जिसमें क्या होता है कि एक को देखा देखी में सारे जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं ना। तो इसी तरह अब वो अगर वो उनको डायरेक्शन देने वाला ही नहीं होगा तो कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएंगी, कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएंगी, कुछ किस में, तो वो सारी स्कैटर हो जाएंगी ना, बिखर जाएंगी ना। तो अब यहाँ पे उनको डायरेक्ट करने वाला क्या है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप H0 कहते हो, यहाँ पर ये मौजूद है, ठीक है। तो अब वो इसको अपने अलाइंग कर लेगा। किस तरह से अलाइंग कर लेगा, इसकी मोशन तो कुछ इस तरह से है ना। अच्छा, अब ये इनके परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। जब एक पूरा राउंड है, राउंड के परपेंडिकुलर आप ड्रा करोगे, यानी टेंजेंट ड्रा करके और इन सब के सिरों को आपस में मिला लो तो एक पूरा बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो वो वाला पूरा सर्कल यहाँ पे इस तरह करके बनाया हुआ था, तो इस तरह से ऐसे करके, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये कैसे कौन सी बन गई है। एक्चुअली जो आपकी मैग्नेटिज्म जो आपका इस तरह से मूव कर रहा है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसका यहाँ से ड्रा करें, इसका यहाँ से, इसका यहाँ से, इसका यहाँ से, ऐसे, तो इनके ऊपर जब देखेंगे तो एक बड़ा गोल दायरा बनेगा ना। तो उसको जब आप मैच करेंगे और उसको इस तरह से साइड व्यू दिखाएंगे तो वो इस तरह का ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह की मोशन को क्या कहेंगे, ये मोशन जो है ये है गायरोस्कोपिक मोशन, ठीक है, और इसको कहते हैं प्रिसिशन, और लर्मर प्रिसिशन भी इसको बोलते हैं। और इसके अंदर एक प्रिसिशनल ऑर्बिट बनता है, और ये देखो ये है ना एक्सिस, ये देखो सेंटर है ना, इसी सेंटर के इर्द गिर्द घूम रहा है एक्सिस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और ये देखो ये आपका न्यूक्लाई जो है, जो इसके डिसअलाइन थे वो उनको अपने अलाइन कर लेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा करके उसको अलाइन कर लेगा, और फिर वो सारे न्यूक्लाई जो है वो उसके ही एक्सिस के गिर्द घूमेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस
और म्यू ये हो गया, ये है न्यूक्लियर मैग्नेटिक कांस्टेंट है, और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और स्पिन क्वांटम नंबर है। इन सब पे डिपेंड करती है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एमसीक्यूज आ जाता है। क्या एमसीक्यूज आता है कि आप लोग बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर देख लें कि प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ न्यूक्लियस की वो चेंज होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब अगर आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। इस तरह से भी एमसीक्यू हो सकता है कि प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, स्पिन क्वांटम नंबर पे या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। तो आपका आंसर होना चाहिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे, कि प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियस चेंज विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इट्स स्पिन फ्रीक्वेंसी डज नॉट। कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, स्पिन फ्रीक्वेंसी को चेंज करें या ना करें, डजेंट डिपेंड, डजेंट मैटर। लेकिन जो है ना मैग्नेटिक फील्ड किसकी, अप्लाइड की, तो अगर वो आप चेंज कर रहे हो तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है यहाँ पे, ओके। और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे एक मेन बात है, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की। ये देखें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब की है स्पिन फ्लिपिंग करवाने के लिए, वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होती हैं, उन्हीं न्यूक्लाई के प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्टली इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होगी तो वो प्रिसिशनल मोशन भी शो नहीं करवाएगी, गायरोस्कोपिक मोशन शो नहीं होगी, तो क्या होगा फिर, वो प्रिसिशन मूवमेंट ही नहीं होगी और वो उसके अलाइंग ही नहीं होंगे, फ्लिपिंग ही नहीं होगी, ठीक है। अगर वो उसके प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियस से मैच करेगी तब ही तो प्रिसिशन ऑर्बिट बनेगा और गायरोस्कोपिक मोशन होगी, और फिर क्या होगा, वो स्पिन फ्लिप कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे मैच कर रही हैं, जिसको आप क्या कहेंगे कि टू फ्रीक्वेंसीज आर इन रेजोनेंस, हिंस द टर्म इज कॉल्ड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इसको हम कहेंगे NMR। तो आज के लेक्चर में आपने देखा है कि किस तरह से टाइनी मैग्नेटिज्म को आपने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के साथ उसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनके फ्लिप स्वीप मोड्स हैं कितने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।